सुप्रभातम बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2 गद्य खंड का पाठ 2 लहासा की ओर इसका सार बताने जा रही हूँ। लहासा जो कि तिब्बत की राजधानी है। तो इसके जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। ये घुमक्कड़ी स्वभाव के हैं और इन्होंने यात्रा वृत्तांत की ये जनक कहे जाते हैं। इनका जो ये हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं, इनका जन्म जो है 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कनेला गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बाद में इनकी रुचि बौद्ध धर्म में होने के कारण इनका नाम परिवर्तन हो गया था। उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था तो उन्होंने आपका नाम परिवर्तन होकर के इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा था। इन्होंने जो है बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। इन्हें महापंडित की उपाधि से भी उपाधि भी दी गई है। इन्हें यात्रा के पितामह कहा जाता है। और जो है इनकी रचनाएं हैं सतमी के बच्चे, बदरंगी मधुपरी, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, इस प्रकार आदि अनेक रचनाएं हैं। और इन्हें भारत सरकार ने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया, जैसे पद्म भूषण पुरस्कार भी इनको मिला है, साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको मिला है। और कहते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी को मोस्टली कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तो इस प्रकार से चीनी, इस प्रकार से इनकी रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्दों का भी वर्णन हुआ है या चित्रण हुआ है। तो इस प्रकार से राहुल सांकृत्यायन जी का निधन जो है सन 1963 में हुआ था। बच्चों, जो ये पाठ आपका लहासा की ओर है, इसमें प्रस्तुत पाठ में जो राहुल सांकृत्यायन ने के द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक यात्रा वृत्तांत है। इस समय इन्होंने ये अपनी यात्रा लगभग 1929-30 के में 29 से लेकर के 30 के बीच में की है। और इन्होंने एक बार नहीं 2 बार ये यात्रा की है। तो बीच बीच में इनकी दूसरी यात्रा का भी कुछ वर्णन आया है। उस समय क्या था कि भारतीय लोगों को जो था कि यहाँ पर उस समय तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उस समय हमारा देश जो था क्या कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेज़ों के अधीन था, इसलिए यहाँ पर अनुमति नहीं थी। और लेखक को यात्रा करना था तो उसने उस समय भिखारियों का वेश बना करके, वेशभूषा धारण के, छद्म वेश में, यानी दूसरा वेशभूषा बहुरूपिया कहते हैं जिसको, वो धारण करा। तो एक भिखारी का वेश धारण करके अपने मित्र सुमति के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। और यात्रा के दौरान लेखक को ने लहासा की ओर से जिन कठिन दुर्गम रास्तों की यात्रा की, उन सब का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत है। वहाँ से उन्होंने जो नेपाल तिब्बत मार्ग है उसका वर्णन, तिब्बत की सामाजिक जीवन, लेखक की यात्रा की शुरुआत, और वहाँ पर थोड़ला जैसी जगह और वहाँ का पूरा कैसा वो निर्जन स्थान है, वो वहाँ की व्यवस्था, जागीरदारी प्रथा, ये इस तरीके से उन्होंने इस पाठ में प्रत्येक चीज़ का और वहाँ का जो भी वहाँ अनुभव किया, उन सब का वर्णन अपने इस यात्रा वृत्तांत में किया है। तो लेखक जो है यहाँ पर, लेखक की यात्रा यहाँ पर एक परित्यक्त जो त्यागे हुए चीनी किले थे। पहले तो क्या होता था कि प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में उस समय का यहाँ वर्णन है जब फरी कलिंगपुर का रास्ता खुला नहीं था। तब नेपाल के रास्ते से हिंदुस्तान का सब व्यापार होता था, एक जगह से तो उसी रास्ते से जाता था सामान। एक रास्ते पर जो थी, इस रास्ते पर अनेक सैनिक चौकियाँ और किले भी थे। अब बहुत से किलों पर जो था किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था और कई फौजी मकान जो थे वो गिर चुके थे। तो यहाँ पर लेखक की जो यात्रा एक परित्यक्त चीनी किले से शुरू हुई थी। उस समय जो था तिब्बत, अब जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी तो एक स्थान से जाने पर तिब्बती आदमी एक जो होता था वो यात्रा करने का कर मांगा करता था, जिसको हम कहते थे राहदारी। तो वो मांगने आया था। लेखक ने अपने और अपने मित्र, जिसमें इसका नाम आया है, अपने मित्र का नाम इन्होंने सुमति बताया है,
तो दोनों को उन्होंने अपनी पर्चियाँ उसे दे दी थी। सुमति के यहाँ इस गांव में जान पहचान होने के कारण एक भिक्षमंगे के वेश में होते हुए भी लेखक को थोड़ला में के आखिरी गांव में अच्छे रहने की जगह मिल गई थी। जबकि 5 साल बाद लेखक इसी रास्ते पर आया तो भद्र यात्री के वेश में आया था, किंतु घोड़े पर सवार होकर लौटा था, लेकिन उसे वहाँ पर एक बहुत ही गरीब घर में यात्रा रुकने को मिला था। अब जब लेखक अपनी यात्रा कर रहा था तो उसे बहुत वहाँ पर एक जो डाणे जगह है, डाणे तिब्बत का सबसे खतरनाक स्थान है, जो कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लेखक और उसके साथी को इसे पार करना था, तो उस स्थान पर बहुत ही जो था निर्जन था, इसलिए ये जो था वो डाकुओं के रहने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। ये काफ़ी ऊंचाई के होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई इधर आसपास कोई गांव नहीं था। लोगों को डाकुओं का हर समय भय बना रहता था। यहाँ के जो डाकू थे वो तो पहले तो आदमी को क्या कर देते थे, मार देते थे, बाद में क्या करते थे, उसका सामान वगैरह लूट लेते थे। यहाँ पर कोई भी हथियार का कानून नहीं था, गैर कानून था, यहाँ पर कोई भी हथियार का कानून ना था, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपने हाथों में जो है पिस्तौल लाठी डंडे की तरह लेकर घूमते थे। चूँकि लेखक और उसका साथी दोनों यहाँ पर भिक्षमंगे के वेश में थे, तो इन्हें डाकुओं का कोई भय नहीं होता था कि डाकू हमें लूट लेंगे, या जहाँ कहीं भी यदि कोई इन्हें खतरनाक कोई वस्तु या कोई सूरत दिखाई देती तो वे अपनी टोपी लगाए थे, तो टोपी उतार करके जो था जीभ निकाल करके वहाँ की भाषा में कूची कूची, और जिसका अर्थ होता है दया दया, 1 पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। तो जब यही यात्रा कर रहे थे बहुत दुर्गम स्थानों की, तो इन्हें जो था इनकी पीठ पर सामान भी लदा हुआ था और इन्हें बहुत ऊंची चढ़ाई भी चढ़नी थी, इसलिए ये 2 घोड़ों पर सवार होकर दूसरे दिन दोपहर के समय डाणे स्थान पर पहुँचे। अब इसमें जब वो जा रहे थे तो दोनों जो था लेखक जो था इधर रास्ता भटक जाता है, क्योंकि डाणे स्थान जो सर्वोच्च स्थान पर स्थित डाणे का स्थान पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सुसज्जित था। यह स्थान बर्फ से ढके हिमालय का सबसे ऊंचा डाणे का देवता का स्थान था। इसके आगे उतराई थी। लेखक यहाँ जो था लंकोड़ का रास्ता जो था भटक गया था और अपने साथी से बहुत पीछे रह गया था। यहाँ पर क्योंकि 2 रास्ते जा रहे थे, लेखक थोड़ा पीछे हो गया था, उसका घोड़ा थक गया था, धीरे धीरे चलने लगा था, तो वो जो है रास्ता भटक जाता है और कई मील तक आगे निकल जाता है। जब वहाँ देखता है तो फिर वहाँ से पूछ-पाछ करके वो जो है पीछे रास्ता लौट आता है, और यहाँ पर उसका जो मित्र होता है सुमति उसका इंतज़ार कर रहा होता है, तो वह चाय पर चाय पिए चला जाता है, चाय पर चाय पिए चला जाता है, और उसे बहुत गुस्सा, मंगोल था वो, मंगोलों का मुँह तो वैसे भी लाल होता है, और गुस्से से और ज़्यादा वो क्रोधित हो रहा था। अब प्रतीक्षा करते करते उसे बहुत समय हो गया, तो उससे उसका जो था मुंह गुस्से से बहुत लाल हो गया था। अब इन लोगों को फिर आखिर दोनों लोग जो मिल जाते हैं। फिर इनका जो था इन दोनों लोगों को तृणी जाना था। अब तृणी जाना था तो कुछ सामान इन्होंने पीठ पर लाद कर हाथ में डंडा लेकर के भी आगे बढ़े। तृणी का जो मैदान था वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, जैसे किसी टापू जैसा वो लग रहा था। मैदान के जो है भीतर दूर से दिखाई देने वाली पहाड़ी का नाम था तृणी समाधि गिरी था। यहाँ पर सुमिति के जो थे अनेक यजमान रहते थे, क्योंकि उसने जो था अनेकों बोध गया से लाए हुए कपड़े की बत्तियों के जो था वो गंडे धागे बांध करके वो गया था। धार्मिक चिन्ह है ये इनका बना कर दिए थे। तो वहाँ से जो था ये लोग 10-11 बजे लगभग तेज धूप में आगे चल पड़े, और वहाँ से सुमति ने एक आदमी के मिलने का बहाना बनाया और वह अपने गांव जो शिकर बिहार गया और उसमें जाने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर उसके बहुत सारे यजमान रहते थे और वहाँ वह उन्हें अपने वो गंडे बांटना चाहता था। तो वहाँ जो था उसने अपने वो गंडे बांटने लगा था। तो यहाँ पर लेखक उसका अब जो था गंडे बांट रहा था। अब उसने जब वो एक बार जो था लेखक ने जाने से उसे मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार जब उसने गया तो लेखक को वहाँ पर जो था बौद्ध भिक्षुओं की लिखी हुई जो थी हस्तलिखित पुस्तकें 103 पुस्तकें जो है वो मिल गई थी। तो वह
उसे पढ़ने में रम गया था, तो दूसरी बार उसने सुमिति को जाने से वहाँ मना नहीं किया। अब वहाँ की जागीरदारी वहाँ जो थी तिब्बत में, तो वहाँ पर जो थी जागीरदारी प्रथा चलती थी, और वहाँ का समाज जो था तिब्बती जो समाज था वहाँ पर जो था पर्दा प्रथा नहीं थी, जात पात छुआछूत आदि बिल्कुल नहीं होता था। वहाँ पर अपरिचित व्यक्ति को भी अपना सामान देकर चाय उस घर की महिला उसे बना कर दे देती। वहाँ की चाय कुछ अलग ही होती थी। वहाँ जो है मक्खन सोडा नमक यदि आप दे दें तो वो मत कर दूध वाली चाय जैसा रंग लाकर आपको चाय बना देती थी। यदि इतने पर भी आपको विश्वास ना हो तो आप खुद अपनी चाय वहाँ जाकर बना सकते थे। यहाँ जो था किसी को भी अपरिचित व्यक्ति को भी वो सब मिल जाता था। तो वहाँ पर जो समाज था वहाँ पर जागीरदारी प्रथा का भी चलन था। जहाँ की ज़मीनें जो थी वो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरों का जो काफ़ी हिस्सा होता था वो मठों और बिहारों को जो की देख रेख में रहता था। ये जागीरदार जो थे बगैर मजदूरों से अपनी बेगार बिना पगार के जो है तो मजदूरों से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते थे। समय समय पर जो थे खेती का प्रबंध देखने के लिए यहाँ पर भिक्षु आते रहते थे, जिन्हें राजा के समान आदर दिया जाता था। यहाँ जो है अब इसके मुखिया भिक्षु से मुलाकात होती थी। शिकर बिहार की खेती के जो मुखिया भिक्षु नमसे थे बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिक्षमंगों के बेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु उनसे बहुत प्रेम से मिले थे। यहाँ एक अच्छा जो था बौद्ध मंदिर भी था, जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी, जो मोटे कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी। बताते हैं कि एक एक जो किताब का वजन था वो कम से कम 15 शेर पुरानी भाषा में आज का किलो, और बहुत थोड़ा वजन तो कम होता है लेकिन वही किलो शेर। लेखक का जो है लेखक का जो आसन उसने वहीं अपना लगा लिया था। जैसा कि मैंने बताया कि वो उन्हीं में मग्न हो गया था पढ़ने में, और सुमति जो थे अपने यजमानों से मिलने चले गए थे। दूसरे दिन लेखक अपने साथियों से विदाई लेकर पुनः जो है त्रिडी गांव के लिए वापस चल पड़ा, जो वहाँ से बहुत दूर नहीं था। इस प्रकार लेखक ने अपनी यात्रा की थी। धन्यवाद।